हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जून का करंट अफेयर्स है, विजन आईएएस का। तो आज सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें है ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट। तो ये क्या है और क्यों न्यूज़ में था, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो अभी आपने देखा होगा कि जून में जो है G7 जो नेशन है, यानी G7 जो ग्रुप है, उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन लोगों ने एक प्रपोज किया है ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट, जो कि 15% होना चाहिए। ये उन लोगों ने प्रपोज किया है। तो ये अब हम लोग समझते हैं कि ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट होता क्या है। इससे अपन लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि इंडिया है, एक और कंट्री मान लेते हैं मॉरिशस है, मॉरिशस। अब इंडिया में अपना मान लेते हैं कि जो टैक्स है यहाँ पे मान लेते हैं कॉरपोरेट टैक्स है 22%, अब मॉरिशस में है 4%। अब ये दोनों कंट्री ने, इंडिया और मॉरिशस ने क्या किया है कि एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत क्या होता है कि ये दोनों कंट्री ने मिलकर के डिसाइड किया है कि किसी एक जगह टैक्स यानी हम चार्ज करेंगे, चाहे वो इंडिया या मॉरिशस, तो मॉरिशस चार्ज करेगा। अब चूँकि क्या होता है कि ये इन सब जैसे हो गया, मॉरिशस हो गया, बहामा हो गया, पनामा हो गया, ये सारे कंट्री जो होते हैं टैक्स हेवन कंट्री माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब अभी उतना ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है ये, यानी डेवलपिंग कंट्री में तो ये लोग क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपना टैक्स रेट को कम रखता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके, यानी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ सके, खोल सके, अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसी के लिए यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया में 22% है कॉरपोरेट टैक्स, है वहाँ पे 4% है। अब मान लो कोई एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, उसने क्या किया कि वो अपना जो बेस है, यानी जो ऑफिस है, वो अपना शिफ्ट कर लिया कहाँ पे, तो मॉरिशस में शिफ्ट कर लिया, मॉरिशस में शिफ्ट कर लिया। अब वो सेल कहाँ पे कर रहा है, इंडिया में भी सेल कर रहा है, अदर कंट्री में भी सेल कर रहा है। तो मान ले रहे हैं कि इंडिया में सेल कर रहा है, इंडिया में मान लीजिए XYZ मान लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये कार को यहाँ पर सेल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या उसको 22% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसके कारण से उसने अपना बेस को कहाँ पर शिफ्ट कर लिया, मॉरिशस में शिफ्ट कर लिया। मॉरिशस में जब शिफ्ट कर लिया तो इसके कारण से इसको जो है 4% का टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी जो एक्साइज ड्यूटी होगा वो यहाँ पे 4% का देना पड़ेगा मॉरिशस में। तो इंडिया को तो यहाँ पे देगा नहीं। तो इसके कारण से क्या हुआ कि जो टैक्स को है वो क्या कर दिया कि शिफ्ट कर दिया, अपना बेस को शिफ्ट करके टैक्स को क्या कर दिया, टैक्स को इरोड कर दिया, यानी बेस इरोजन, इसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। यानी बेस को क्या किया इसने, इरोड करके मॉरिशस में शिफ्ट कर दिया, और प्रॉफिट को क्या किया, शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, तो मॉरिशस में। और जो प्रॉफिट होगा उस पर क्या है 4% का टैक्स मॉरिशस में वो दे देगा, और इंडिया को कुछ नहीं मिलेगा इससे। तो इसी को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है कि एक ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट इम्पोज किया गया है, यानी प्रपोज किया गया, अभी फाइनल नहीं हुआ है, यानी सारे कंट्री एग्री नहीं किया है। तो अभी सिंपल बोला गया है कि एक कंसेप्ट लाया गया है कि एक ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि इसमें फिक्स किया गया 15% का ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट फिक्स किया गया कि डोमेस्टिक रेट कुछ भी हो, अगर ये कंट्री मान लो जितना भी प्रॉफिट कमाती है, यानी जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है XYZ कंपनी, तो 4% का अगर टैक्स यहाँ पे दे रही है, मॉरिशस को दे रही है 4% का, तो जो इसका माइनस होगा, यानी 15% माइनस 4% इक्वल टू 11%, ये जहाँ पे सेल कर रही है वहाँ पे उतना परसेंट देगी। बाकी जो 15% का माइनस करके जो रिमेनिंग जो होगा, यानी एडिशनल टैक्स हो गया, ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो हो गया, ये क्या हुआ, एक तरह का एडिशनल टैक्स हो गया, जो कि पे करना पड़ेगा जहाँ पे वो सेल कर रही है, अपना प्रोडक्ट को सेल कर रही है, जहाँ से वो प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पे इंडिया में ये सेल कर रही है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे 4% वो ऑलरेडी पे कर चुका है, लेकिन फिर भी इसको क्या करना पड़ेगा, अगर ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट इम्पोज हो जाता है तो क्या होगा कि 11% इसको इंडिया में पे करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो ये तो था सिंपल एक मैन्युफैक्चरिंग का मैंने एग्जांपल दिया। एक्चुअली ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए केवल आपको एक बताया। और ये मेनली किस में होता है, तो इंटेंजिबल जो फॉर्म होता है, इंटेंजिबल टैक्स जो होता है उसमें मेनली होता है कि इंटेंजिबल टैक्स करने का मतलब जैसे हो गया कि ये मान लो XYZ कंपनी, इसने क्या किया, ये XYZ कंपनी क्या करेगी कि मान लो ये तो
यहीं पे है, XYZ कंपनी जो भी है वो इंडिया में ही है। लेकिन ये क्या करेगा, अगर मान लो ये कोई पेपर पब्लिश करना चाहती है, मान लो वैक्सीन से रिलेटेड ही ये पेपर कोई पब्लिश करना चाहती है या कोई और ये पेटेंट कराना चाहती है, तो अगर यहाँ पे ये इंडिया में करती है तो उस पर भी इसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो मॉरिशस में वो करती है तो क्या करेगा कि इसे कम टैक्स देना पड़ेगा या तो ना के बराबर। बहुत सारी जगह पे 0% भी टैक्स होता है, ताकि यानी इसी को बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री। तो ये XYZ क्या करेगा कि ABC नाम से कोई एक अपना सब्सिडरी ओपन कर देगा मान लो मॉरिशस में, और ये क्या करेगा कि XYZ अपने नाम से रजिस्टर्ड ना करा करके क्या करेगा ABC के नाम से वो पेटेंट करा लेगा। अब वो जब पेटेंट करा लिया तब क्या करना पड़ेगा, यानी इसको जो रॉयल्टी मिलेगा तो उस पर जो है कम से कम टैक्स देना पड़ेगा इसको मॉरिशस में। इसके कारण से फिर से ये क्या किया, टैक्स को क्या करा कि टैक्स को इसने यानी इरोड कर दिया, यानी टैक्स को क्या कर दिया, प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया, बेस को क्या कर दिया, इरोड कर दिया, यानी टैक्स को अवॉइड कर रहा है। तो इसी को बोलेंगे कि जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो इसी को अवॉइड करने के लिए ही ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लाया जा रहा है, यानी प्रपोज किया गया है। लेकिन अभी सारे कंट्री एग्री नहीं हुए हैं। जब सारे कंट्री एग्री हो जाएंगे, सब एग्रीमेंट कर लेंगे तो फिर ये लागू हो जाएगा। अभी ये G7 कंट्री जो है, G7 नेशन, उन्होंने ये प्रपोज किया है कि इस तरह का एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट होना चाहिए। अभी 15% उन्होंने बोला है, बाकी अब क्या होता है 15% से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब जैसा भी कंसेंसस बनता है आपस में कंट्री का, वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट हैव लॉन्ग ग्रेपल्ड विथ चैलेंजेज ऑफ टैक्सिंग ग्लोबल कंपनी, जैसे कि हो गया गूगल, अमेजन, फेसबुक, ये लोग क्या करा है कि जो टैक्स हेवन कंट्री है वहाँ पे अपना ये यानी ऑफिस को शिफ्ट कर दिया है, और ये सर्विस तो बाकी कंट्री में दे रहा है, यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन इसे जो टैक्स पे करना पड़ रहा है बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। इस तरह से अपना टैक्स को बचा ले रहा है, टैक्स का चोरी कर ले रहा है। यानी एक तरह से बोलोगे कि कहीं ना कहीं ये लोग जो यानी यानी मिसयूज किया जा रहा है रूल का, एक तरह से बोलोगे। जैसे कि सच कंपनी जनरेट ह्यूज रेवेन्यू, यानी ये लोग प्रॉफिट से जमा करता है लेकिन बहुत ही कम टैक्स पे करता है, बिकॉज दे सेटअप ऑफिस फॉर टैक्स पर्पसेस इन लो टैक्स जुरिडिक्शन, यानी जिसे टैक्स हेवन कंट्री बोला जाता है। वहाँ पे इन लोगों ने अपना ऑफिस को खोल रखा है। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे जो इनकम जनरेट हो रहा है इंटेंजिबल सोर्सेस से, जैसे कि कोई पेटेंट कराया है, ड्रग पेटेंट हो गया, ड्रग पेटेंट करने का मतलब जो मेडिसिन, मान लो वैक्सीन ही है, वैक्सीन से वो नया वैक्सीन का तरीका किसी ने खोज किया, उसको पेटेंट करा करके रखा हुआ है, पेटेंट करा करके रखा हुआ है। ये लोग क्या करता है कि जो इनकम है उसको क्या करता है, शिफ्ट कर देता है कहीं और, जो लो टैक्स कंट्री होता है, लो टैक्स जुरिडिक्शन कंट्री होता है, वहाँ पे शिफ्ट कर देता है। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, रॉयल्टी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जनरेट हो रहा है, उन सारी चीज़ों को उसको क्या करता है, माइग्रेट कर देता है ये सारे जुरिडिक्शन में, टैक्स हेवन कंट्री में शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण से उससे जो हायर टैक्स है उसको अवॉइड करता है, यानी उसको नहीं पे करता है। तो इन सारी चीज़ों से कंट्री क्या कर रहा है, जूझ रहा है कहीं ना कहीं। जैसे इंडिया हो गया और भी USA भी हो गया कि ये यहाँ से प्रॉफिट ये अर्न कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो टैक्स हेवन कंट्री है वहाँ पे ये लोग प्रॉफिट को अपना शिफ्ट कर रहा है और वहाँ पे लो टैक्सेस पे करना पड़ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एक तरह का क्या हुआ कि एडिशनल टैक्स हुआ। ऑलरेडी हम लोगों ने क्या एग्जांपल में देखा कि मॉरिशस में जो XYZ कंपनी थी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके थे, लेकिन ऊपर से उसको क्या करना पड़ा था, 11% यानी जो डिफरेंसेस था वो पे करना पड़ रहा था जहाँ पे वो सर्विस दे रहा था, यानी जहाँ पे उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा था। तो ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है एक एडिशनल टैक्स है जो कि इम्पोज किया जाएगा किस पे, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी जो है उस पर इम्पोज किया जाएगा, पोटेंशियली फोर्सिंग देम टू पे टैक्सेस टू कंट्रीज बेस्ड ऑन वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड, यानी जहाँ पे वो अपना गुड्स और सर्विसेज को सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, उसको उस कंट्री को पे करना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव ए फिजिकल प्रेजेंस इन दैट नेशन और नॉट, यानी उसका फिजिकल प्रेजेंस यानी उसका ऑफिस है या नहीं है उस कंट्री में, लेकिन उसे फिर भी पे करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो एडवांटेजेज उठा रहा था ये सारी कंपनी कि अपना बेस को शिफ्ट करके, यानी वहाँ पे लोअर टैक्स पे करना पड़ा था, उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, अंडर कट करेगा, यानी रिड्यूस करेगा, रिमूव करेगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि 2000 से 2018 के बीच में देखोगे कि जो US कंपनीज है लगभग वो अपना हाफ ऑफ प्रॉफिट, जो भी हाफ ऑफ फॉरेन प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, वो क्या किया कि केवल ये जस्ट 7 लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में इसने शिफ्ट कर दिया, यानी केवल ये 7 कंट्री में जो हाफ ऑफ फॉरेन प्रॉफिट उसने अर्न किया, केवल ये 7 कंट्री में उसने शिफ्ट कर दिया हाफ जो प्रॉफिट अर्न किया। जैसे हो गया बरमूडा, कैमन आइलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, इन सारे कंट्री में उसने अपना
हाफ ऑफ प्रॉफिट फॉरेन प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया केवल इसी मेथड के थ्रू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हमें क्यों ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की ज़रूरत है, यानी एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है इससे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट इम्पोज करने से क्या फ़ायदा होगा। तो पहला है कि ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा। क्या कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो एम था कि रेस टू बॉटम यानी कंट्री जो है क्या कर रही थी कि अपना कम से कम टैक्स रख रही थी, यानी कम से कम कॉर्पोरेट टैक्स इम्पोज कर रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके यहाँ क्या हो, अट्रैक्शन यानी जायंट अट्रैक्ट हो, यानी कॉर्पोरेट उसके यहाँ आए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए क्या कर रही थी कंट्री, सारे अपना अपना टैक्स को रिड्यूस कर रही थी। तो ये कहीं ना कहीं इस कि सब कम रेट करे, सब अपना रेट को रिड्यूस कर रहा है। तो ये जो रेस चल रहा था इसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है कि चेक ऑन टैक्स हेवन को कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा। क्योंकि अभी क्यों हो रही थी कि यानी कंपनी जो है अपना शिफ्ट क्यों कर रही थी कि बेस को अपना शिफ्ट कर रही थी किसी और कंट्री में, यानी टैक्स हेवन कंट्री में शिफ्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लो टैक्स इंसेंटिव मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे उसको लो टैक्स देना पड़ रहा था। इसीलिए क्या कर रही थी कंपनी जो है अपना बेस को शिफ्ट कर रही थी वहाँ पर और टैक्स को अवॉइड कर रही थी देने से। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है ये कहीं ना कहीं जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज करेगा अपना प्रॉफिट को शिफ्ट करने से और लो टैक्स पे करने से, रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर सेल आर मेड। यानी पहले क्या होता था कि कहीं पे भी सेल हो उसे कम से कम टैक्स देना पड़ता था, कहाँ जहाँ पे उसका बेस था। लेकिन ये क्या करेगा, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इससे क्या होगा, कंट्री यानी मल्टीनेशनल कंपनी को क्या करेगी, डिस्करेज करेगी कि वहाँ पे शिफ्ट नहीं करे। क्योंकि अभी तक जो लो टैक्स इंसेंटिव था वो कहीं ना कहीं क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसे तो 15% टैक्स पे ही करना पड़ेगा। चाहे वो वहाँ पर कम अगर पे कर रहा है, मान लो 4% का पे कर रहा है, तो बाकी का रिमेनिंग तो पे करना ही पड़ेगा जहाँ पर वो सेल कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो टैक्स हेवन पे चेक लग सकेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है कि एडिशनल जो टैक्स रेवेन्यू शिफ्ट हो रहा था अभी तक उसको कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज कर सकेंगे अपने पर्पस के लिए। जैसे अभी पेंडेमिक आया हुआ है तो इसको फाइट करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकेगा। जैसे कि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है एनुअली जो है यानी हर एक साल जो है लगभग $245 बिलियन लूज कर देती है टैक्स हेवन कंट्री को। अगर ये मनी अवेलेबल रहता है गवर्नमेंट के पास तो ये क्या कर सकती थी, किसी डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए यूज कर सकती थी। या अभी आप जिस तरह से यानी पेंडेमिक आया हुआ है तो कहीं ना कहीं पेंडेमिक रिलीफ में उसको यूज किया जा सकता था। जो कॉस्ट इनकर हो रहा है, हैवी कॉस्ट जो इनकर हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर ये एडिशनल जो शिफ्ट हो रहा है यानी मनी जो है शिफ्ट हो रहा है टैक्स हेवन कंट्री के पास, वो अगर अवेलेबल रहता तो हम उसको मैनेज यानी किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज कर सकती थी गवर्नमेंट। नेक्स्ट बेनिफिट है क्या कि ये ग्लोबल इकोनॉमी में एक बूस्ट प्रोवाइड करेगी। कैसे? तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करके। अभी तक क्या हो रहा था कि जो कंट्री एकदम कम से कम टैक्स रख रही थी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अकर हो रहा था। अब क्या होगा कि इसे लगाने से यानी यूनिफॉर्म टैक्स लगेगा जिसके कारण से क्या होगा कि यानी कंट्री को जो है पॉजिटिव नोट पे अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा, पॉजिटिव बेसिस पे यानी प्रमोट करना पड़ेगा। पॉजिटिव बेसिस पे प्रमोट करने का मतलब ये हुआ कि कंट्री को रेदर टैक्स को रिड्यूस करने के बजाय उसे अपना जो यानी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए लोगों को, स्किल्स प्रोवाइड करना चाहिए। जो वर्कफोर्स है उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, स्किल्स प्रोवाइड करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रेदर देन कि टैक्स को आप रिड्यूस कर दो। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा, अलाउ टैक्सिंग ग्लोबल डिजिटल एमएनसी, यानी जो ग्लोबल डिजिटल मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन सारे पे भी टैक्स अलाउ करेगा लगाने के लिए। यानी कुछ जो यानी स्लाइस प्रॉफिट जो है उस पर कहीं ना कहीं टैक्स लगाया जा सकेगा। यानी इट विल गिव ए राइट टू टैक्स ऑन स्लाइस प्रॉफिट ऑफ लार्ज डिजिटल एमएनसी जो है उस पर टैक्स लगाने का राइट देगा। जिसके कारण से जो अभी इंडिया जो है अलग टैक्स लगा रही थी इक्वलाइजेशन लेवी का, फिर ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का टैक्स लाया गया था। तो इस तरीके से जो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट टैक्स ला रही थी तो उसको कहीं ना कहीं यानी हटा करके एक यूनिफॉर्म टैक्स लगाया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट है और ये सारी यानी आप बोल सकते हो कि नीड है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का। यानी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्यों चाहिए तो इसके लिए बता सकते हो, इसलिए ये जरूरी है, ये सारे बेनिफिट होगा। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेज है, तो उसे अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेज आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को। तो पहला जो चैलेंजेज है कि ग्लोबल कंसेंसस, यानी
यानी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सारे कंट्री का कंसेंसस लेना, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजर कंट्री है वो एग्री कर जाए इस चीज़ पे। इसी में सबसे बड़ा हर्डल आ रहा है कि यानी बहुत सारे कंट्री ये मान रहा है कि उसका जो किसी कंट्री का जो सोवरेन यानी राइट जो होता है अपना नेशन का टैक्स पॉलिसी को डिसाइड करना है, यानी वो अपने कंट्री का टैक्स को डिसाइड कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं इम्पीच करेगा, यानी उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए बहुत सारे कंट्री जो है तैयार करना बहुत सारे कंट्री को यही सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि आयरलैंड का जो अभी टैक्स रेट है वो 12.5% है। वो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट आ चुका है ग्लोबल मिनिमम टैक्स का। उसने ये बोला कि ये कहीं ना कहीं जो इसका इकोनॉमिक मॉडल है आयरलैंड का, उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट करेगा। तो ये ऑलरेडी इसलिए बोला जा रहा है कि ये ग्लोबल कंसेंसस यानी पे आना, यानी ग्लोबल कंसेंसस पे एग्री होना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका हो। नेक्स्ट जो है कंसेंसस जो है टैक्स रेट पे, यानी टैक्स रेट पे एग्री होना। कि अभी बहुत सारे कंट्री ये बोल रहा है कि 50% का जो टैक्स रखा गया है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का, ये हो सकता है सब्सटेंशियल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सके। इसलिए बहुत सारे कंट्री हो सकता है डिमांड कर सकता है हायर मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट, यानी 15% से ज़्यादा का ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो। नेक्स्ट जो है ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड कंट्री का, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि जो ये लिस्ट डेवलप्ड कंट्री था या डेवलपिंग कंट्री था, ये क्या कर रही थी, अपना टैक्स को कम रख रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, यानी प्रमोट हो। यानी MNC जो था एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स माना जा रहा था। और जब ये वहाँ पर कंपनी क्रिएट कर रही थी, अपना इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो उसके कारण से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा था। लेकिन ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के कारण से क्या होगा, ये सारी कंपनियां जो है डिस्करेज होगी और वहाँ पे हो सकता है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जिसके कारण से जो उसका डेवलपमेंट है, यानी जो लिस्ट डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे हो सकता है इन्वेस्टमेंट ना करे। तो इसके कारण से उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो है राइट टू सॉवरेनिटी। इसमें ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सॉवरेनिटी राइट जो होता है किसी भी कंट्री का, टैक्स को इम्पोज करने का, टैक्स को लेवी करने का जो राइट होता है गवर्नमेंट का, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। इसमें बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स होगा वो कहीं ना कहीं नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको, यानी उसके ऊपर एक लिमिटेशन इम्पोज कर देगी। कि यानी क्या होगा कि नेशनल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो खुद से अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टैक्स को लेवी करे, अपना टैक्स पॉलिसी को डिजाइन करे। लेकिन इसके कारण से क्या होगा कि वो फिक्स करना पड़ेगा, यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स के कारण से एक, यानी उसके ऊपर सोवरेनिटी का यानी जो लिमिटेशन इम्पोज कर दिया जाएगा, यानी खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यानी तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका सोवरेन राइट जो होगा टैक्स पॉलिसी को इम्पोज करने का, डिजाइन करने का, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है इशू ऑफ डिजिटल टैक्सेशन। कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं इसको क्लैरिफाई नहीं किया है कि डिजिटल टैक्सेशन को, यानी इस पर क्लैरिफिकेशन उसने नहीं दिया है कि जो डिजिटल टैक्सेशन का जो इशू है उसको कहीं ना कहीं अभी नहीं, यानी पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया है। तो इसके कारण से क्या होगा, जैसे कंट्री लाइक इंडिया जो है इसको कहीं ना कहीं डिसवेड करेगा, यानी इनकरेज नहीं कर पाएगा, डिस्करेज करेगा नहीं इसको ज्वाइन करने से। अब देखते हैं अपन कि इंडिया के ऊपर इसका क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है। पहला चीज़ ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है इससे बेनिफिट कर सकता है, जैसे कि इसका इफेक्टिव डोमेस्टिक टैक्स रेट जो है, यानी इंडिया का जो इफेक्टिव डोमेस्टिक टैक्स रेट जो है, यानी वो कहीं ना कहीं जो थ्रेशोल्ड अभी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स में डिसाइड किया गया 15% का, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है अभी। तो इंडिया ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा था, तो फर्दर ये अट्रैक्ट करते ही रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। कि इंडिया ने क्या किया था, 2019 में जो है कॉर्पोरेट टैक्स में रिफॉर्म किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो यानी कॉर्पोरेट टैक्स में शार्प कट किया गया था, और डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो है 22% के लिए टैक्स रखा गया था, और जो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा उसको 15% उसका टैक्स रखा गया था। यानी इसके कारण से क्या था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा था इंडिया, और ये फर्दर भी अट्रैक्ट करेगा। और ये फिर बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया का, यानी इससे क्या हुआ कि जो इंडिया का हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स जो है, यानी मेन कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो हो गया, कहीं ना कहीं जो एशियन कंट्री का जो एवरेज टैक्स रेट है 23% का, कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है। तो इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा ही। फिर बोला जा रहा है कि अगर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट के टर्म में अगर देखा जाए, तो एक होता है आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इनबाउंड इन्वेस्टमेंट। तो आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट मीन्स जब इंडिया
इंडियन कंपनी अगर बाहर में जाकर के इन्वेस्ट करती है तो उसे बोलते हैं आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट। अगर इनबाउंड इन्वेस्टमेंट में अगर इंडिया में ही अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको बोलेंगे इनबाउंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में अगर देखें, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि इंडियन कंपनी यानी XYZ वो कहाँ पे अपना बेस शिफ्ट कर लिया कि XYZ जा करके वहाँ पे शिफ्ट कर लिया, मॉरिशस में शिफ्ट कर लिया। तो अगर आउटबाउंड रिस्पेक्ट के केस में देखोगे तो क्या कर रहा था, अपना बेस जो था उसको क्या कर रहा था, इरोड कर रहा था, और प्रॉफिट को क्या कर रहा था, मॉरिशस में शिफ्ट कर रहा था। तो इसको कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करेगा कि जो बेस इरोजन हो रहा था टैक्स का कंट्री में, उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करेगा। कैसे कि गवर्नमेंट जो है अब क्या करेगी, जो वहाँ पे पे किया है टैक्स उसका जो डिफरेंस यानी 15% से अगर कम पे किया है तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकवर कर पाएगी जो ओवरसीज बिजनेसेस है, जो भी इंडियन रेसिडेंट उसको ऑन कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट होगा। फिर ये बोला जा रहा है नेक्स्ट कि इंडिया ऑलरेडी जो है बहुत सारे कंट्री के साथ यानी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी इंगेज कर रही है, यानी उसके साथ नेगोशिएट कर रही है बहुत सारे, यानी एक प्रोएक्टिवली स्टेप ले रही है कि टैक्स को रिफॉर्म किया जाए, और ये जो टैक्स अवॉइड किया जा रहा है, बेस इरोड किया जा रहा है, इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज किया जा रहा है, जिससे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बहुत सारे कंट्री के साथ ऑलरेडी इंडिया साइन कर चुका है। फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट भी बहुत सारे कंट्री के साथ इंडिया ने साइन कर चुका है, और भी बहुत सारे जो है मल्टीपल कन्वेंशन साइन कर चुका है इंडिया डिफरेंट कंट्री के साथ, ताकि जो लूप होल्स है उसको रिमूव किया जा सके और जो टैक्स का इवेजन हो रहा है उसको रोका जा सके। तो ये प्रोपोजल बोला जा रहा है कि जो कॉमन टैक्स रेट है, जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट का, ये उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा इंडिया का। क्यों? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा स्टेप्स ले चुका है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट जो देखते हैं अपन कि और भी यानी जो G7 का जो फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग हेल्ड हुआ था, तो उसमें और क्या क्या पॉइंट को वहाँ पे यानी डिसाइड किया गया, क्या क्या और भी चीज़ों को डिक्लेयर किया, यानी उसका आउटकम और क्या क्या वहाँ पे रहा। तो इससे कैरिब्स बे डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो G7 कंट्री है वो 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेज यानी सिक्योर करेगा, चाहे वो यानी सरप्लस को सप्लाई करके या तो फंड को प्रोवाइड करके, जो कि कोवैक्स जो है यानी एक स्कीम चलाया गया यूनाइटेड नेशन बैक्ड स्कीम चलाया गया है कोवैक्स, उसमें फाइनेंस करके ये 1 बिलियन जो है कोविड-19 वैक्सीन डोजेज को यानी तैयार किया जाएगा, यानी सिक्योर किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो लो डेवलप्ड कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्री और मिडिल इनकम कंट्री जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि G7 जो है अपना क्लाइमेट फाइनेंसिंग कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करेगा और जो एंड मीट एंड ओवर ड्यू स्पेंडिंग प्लेज ऑफ $100 बिलियन, जैसे कि पेरिस कन्वेंशन में आपने पढ़ा होगा कि पेरिस कन्वेंशन जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उसमें बोला गया कि $100 बिलियन एक साल में जो है ये डेवलप्ड कंट्री जो है यानी कंट्रीब्यूट करेगा, और ताकि पुअरर कंट्री को क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हेल्प किया जा सके। तो इसको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इसको इंक्रीज किया जाएगा और जो ड्यू है उसको भी पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रपोज किया गया वो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप। ये क्या है कि जिस तरीके से जो चाइना का है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी लाइन पे जो है एक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें कि बोला गया है कि 40 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा डेवलपिंग वर्ल्ड में। जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको हेल्प करने के लिए जो है 40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्रिएट किया जाएगा, यानी 40 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, जो कि वैल्यू ड्रिवन होगा, हाई स्टैंडर्ड और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप लेड बाय मेजर डेमोक्रेसीज टू हेल्प नैरो द 40+ ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नीड है डेवलपिंग वर्ल्ड में, उसको यानी उसको हेल्प करने में हेल्प किया जाएगा, यानी जो नीड है $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपिंग वर्ल्ड में उसको हेल्प किया जाएगा, ताकि इसको गैप को जो है नैरो किया जा सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो OECD और ग्लोबल मिनिमम टैक्स। इसमें क्या है, तो इसमें जो है बोला गया है कि एक OECD और G20 का एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर तो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पे एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है, जिसमें 139 मेंबर है, यानी 139 कंट्री और कुछ जुरिस्डिक्शन इसमें है इंक्लूडेड, जो कि यानी क्या कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है ये लोग, जो कि जो टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, टू डेट एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैचेज इन टैक्स रूल। यानी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो जो यानी लूपहोल खोज करके टैक्स रूल में, और वो जो टैक्स को अवॉइड करती है पे करने से, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, ये एक तरह का टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी होता है जो कि यूज किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा
जो कि क्या करती है, जो यानी गैप्स होता है, मिसमैचेज होता है टैक्स रूल में, यानी जो लूपहोल होता है टैक्स रूल में, उसको यूज करके ये लोग क्या करती है, यानी ये सारी कंपनियां क्या करती है कि ये अपना प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है कहाँ पे, जहाँ पे लो या तो जीरो यानी टैक्स लगता हो, उस लोकेशन में अपना शिफ्ट कर देती है। वेयर देयर इज लिटिल और नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जहाँ पे उसका कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो, यानी केवल नाम का वहाँ पे रजिस्टर्ड करा लिया है और ऑपरेट कहीं और कर रहा है, रिजल्टिंग इन लिटिल और नो ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स बिंग पेड। इसके कारण से क्या होता है, उससे कम से कम या तो ना के बराबर टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक G20 यानी OECD का एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है, किस पे, तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के ऊपर। तो OECD का G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क जो है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पे, ये वर्क कर रहा है किस चीज़ पे, तो कोहेरेंस ऑफ, इम्प्रूव द कोहेरेंस ऑफ इंटरनेशनल टैक्स रूल। जो इंटरनेशनल टैक्स रूल है उसमें कोहेरेंस को इम्प्रूव करने पे वर्क कर रहा है, जो मोर और इंश्योर ए मोर ट्रांसपेरेंट टैक्स एनवायरनमेंट, एक ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट टैक्स एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, एंड एड्रेसेस द टैक्स चैलेंजेज अराइजिंग फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। जो डिजिटलाइजेशन, इकोनॉमी को डिजिटलाइजेशन होने के कारण से जो है, यानी जो चैलेंजेज फेस करना पड़ रहा है कंट्री को, उसको यानी रिमूव किया जा सके, इसी को एड्रेस करने के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया है। अभी आप देखोगे कि तो रिसेंटली जो है 130 कंट्री, जिसमें से इंक्लूडेड है स्विट्ज़रलैंड, चाइना, इंडिया, इसने जो है जो न्यू टू पिलर प्लान जो है, यानी इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल को रिफॉर्म करने के लिए जो न्यू 2 पिलर प्लान है उसको ज्वाइन कर लिया है। इंडिया हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, चाइना हो गया, इस तरह से 130 कंट्री ने इसको ज्वाइन कर लिया है। ये इंश्योर करेगा एंड इंश्योर डैट मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज जो होगा एक फेयर शेयर जो होगा टैक्स का, जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है उसे पे करेगी। तो ये 2 पिलर में क्या है, तो पहला पिलर ये है कि इसमें ये इंश्योर करेगा कि जो भी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो चाहे वो डिजिटल कंपनी ही क्यों ना हो, वो क्या करेगी कि जो टैक्स पे करेगी जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है और प्रॉफिट को अर्न कर रही है। यानी पहला चीज़ में ये क्या बोला है कि जहाँ पे वो कंपनियाँ, चाहे वो डिजिटल कंपनी ही क्यों नहीं हो, वो क्या करेगी, एक टैक्स पे करेगी, जहाँ पे टैक्स पे करेगी कहाँ पर, जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है और प्रॉफिट अर्न कर रही है जहाँ से। सेकंड पिलर में ये बोला गया है कि जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनियां होगी वो कम से कम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट उसे यानी पे करेगी, जो कि अभी करेंटली प्रपोज किया गया है 15%, चाहे वो उसका जुरिडिक्शन कहीं पे भी हो, यानी उसका वो ऑपरेट कहीं पे भी कर रहा हो, लेकिन वो जहाँ पे बेनिफिट अर्न करेगी यानी प्रॉफिट अर्न करेगी वहाँ पे उसको पे करना पड़ेगा ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो ये था OECD का जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पे। लास्ट आप कंक्लूड इसे किस तरीके से आप कर सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, जहाँ पे सारे कंट्री क्या करना चाह रही है, जो इकोनॉमिक यानी बहुत ही ज़्यादा डीप में चला गया है, नेगेटिव में जा चुका है, यानी रिसेशन में जा चुका है, उससे सब सारे कंट्री क्या करना चाह रही है, बाउंस बैक करना चाह रही है, रिबाउंस करना चाह रही है, रिजुविनेट करना चाह रही है अपना इकोनॉमी को। इसलिए ये कंसर्न जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कि जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो प्रपोज किया गया है, इसको इम्पोज करने से कहीं ना कहीं क्या होगा कि इकोनॉमी का जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हैम्पर कर सकता है। और इसीलिए जो बोला जा रहा है, खासकर वैसे कंट्री में बोला जा रहा है कि हैम्पर कर सकता है वैसे कंट्री का इकोनॉमिक रिकवरी को जो कि इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंडेंट है, यानी वो यानी FDI पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंडेंट है। जो भी यानी ये जो लो टैक्स इम्पोजिंग कंट्री है, यानी टैक्स हेवन कंट्री जो है, ये सारे लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, यानी इनका जो मेनली डिपेंडेंट जो है इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है। अगर आप ग्लोबल मिनिमम टैक्स जैसा अगर कुछ आप इम्पोज करते हो तो इसके कारण से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डिस्करेज होगा, इसके कारण से उसका इकोनॉमी का रिकवरी जो है और ज़्यादा हैम्पर कर सकता है। इसलिए कुछ गवर्नमेंट का ये मानना है, यानी बहुत सारे कंट्री का ये मानना है कि अगर हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेजिम को इम्प्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यानी इम्पोज कर रहे हैं, तो फिर भी कुछ तरह का जो है स्टिल जो है यानी सम एलिमेंट जो होना चाहिए टैक्स कंपटीशन का होना चाहिए, यानी कुछ एलिमेंट जो है टैक्स कंपटीशन का होना चाहिए, ताकि जो स्मॉल कंट्री है, स्मॉल नेशन है, वो लार्ज नेशन के साथ compete कर सके अच्छे से। क्योंकि लार्ज नेशन जो है, लार्ज कंट्री जो है, उसके पास इनहेरेंट इकोनॉमिक एडवांटेजेज हैं, तो उसको compete करने के लिए कुछ ना कुछ जो है टैक्स कंपटीशन स्टिल होना चाहिए। यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स इम्पोज करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, ताकि एक टैक्स कंपटीशन क्रिएट किया जा सके। इसलिए देयर इज ए नीड टू बिल्ड अ कंसेंसस अमंग द कंट्री सो डैट, यानी ये बोला जा रहा है कि जो एक जो है आपस में कंट्री को जो है कंसेंसस पे आने की ज़रूरत है, यानी एक कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत है, सहमति
होना ज़रूरी है कि ताकि जो सो डैट पेंडेमिक रीडन वर्ल्ड इज एबल टू कम आउट फास्ट इकोनॉमिक ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ताकि जो पेंडेमिक के कारण से जो इकोनॉमी प्रॉब्लम में जा चुका है उससे फास्ट रिकवर कर सके एंड एफर्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी स्पीडेड अप। और जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको क्या किया जा सके, स्पीड अप किया जा सके इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सारे कंट्री में किया जा सके। तो इस तरीके से ये पूरा जो था अपना ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट से रिलेटेड था। तो इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप नीचे आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लोग देखने वाले हैं तो वो देखेंगे अपन माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन। तो ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्यों न्यूज़ में था। तो ये इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि आरबीआई ने अभी अपना कंसल्टेशन पेपर अपना रिलीज किया माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड। उसमें उसने ये प्रपोज किया है कि जो भी यानी माइक्रो रेगुलेटरी रेजिम जो है, न्यू रेगुलेटरी रेजिम, वो सारे माइक्रो फाइनेंस पे अप्लीकेबल होगा विथ ए न्यू रेगुलेटरी रेजिम फॉर माइक्रो फाइनेंस। उसको अभी उसने प्रपोज किया है जो कि विथ यूनिफॉर्म सेट ऑफ गाइडलाइन, जो कि एक तरह का गाइडलाइन है जो कि सारे माइक्रो फाइनेंस लेंडर के लिए अप्लीकेबल होगा। अभी तक क्या था कि एनबीएफसी एमएफआई पे ही अप्लीकेबल होता था, अब जो है ये सारे पे अप्लीकेबल होगा, तो उसी को प्रपोज किया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। तो माइक्रो फाइनेंस एक तरह का फाइनेंशियल सर्विसेज का ही फॉर्म है। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या चाहिए हो गया कि लोन को प्रोवाइड करना, डिपॉजिट प्रोवाइड करना और भी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। तो माइक्रो फाइनेंस एक तरह का क्या हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, स्मॉल लोन प्रोवाइड कर, नाम से क्लियर हो रहा है माइक्रो मीन्स क्या हो गया, स्मॉल लोन प्रोवाइड करेगा और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, तो पुअर पीपल को प्रोवाइड करेगा और जो लो इनकम हाउस होल्ड है उनको प्रोवाइड करेगा, ताकि जो बोरोवर है यानी जो उसको इनेबल किया जा सके कि वो अपना पॉवर्टी से क्या कर सके, बाहर आ सके। किस तरीके से बाहर आएगा, तो ये जो यानी बोरो करेगा उसको यूज करके उससे कुछ इनकम यानी जनरेट करेगा और यानी उसी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के हेल्प से क्या करेगा, वो अपना पॉवर्टी से बाहर सकेगा। इसी को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस का कोर फीचर्स क्या है वो हम लोग समझते हैं कि कब बोलेंगे कि कोई जो फाइनेंस कर रही है यानी लोन प्रोवाइड करे तो उसको माइक्रो फाइनेंस लोन बोलेंगे। तो पहला एक्टिविटी ये है, पहला फीचर ये है कि जो लोन देगी वो क्या होगी, स्मॉल अमाउंट का लोन होगा, यानी ज़्यादा हाई अमाउंट का लोन नहीं होगा, करोड़ों में नहीं होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का लोन होगा। ये स्मॉल अमाउंट का लोन क्या होगा, तो ₹1,25,000 था रूरल हाउस होल्ड के लिए और ₹2 लाख हो गया इसके लिए जो अर्बन हाउस होल्ड के लिए हो गया, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो ये तो पहले था लेकिन अभी प्रपोज किया गया था उसमें चेंज हो गया, तो इतना बहुत ही स्मॉल अमाउंट का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए इसको माइक्रो फाइनेंस बोला जा रहा है। सेकंड क्या होगा, सेकंड कोर फीचर इसका है कि जो बोरोवर होगा वो क्या होगा, लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करेगा, यानी पुअर पीपल होंगे जो यानी बोरोवर होंगे, यानी जिनको लोन दिया जाएगा वो कैसे लोग होंगे कि जो पुअर पीपल यानी जिनका इनकम बहुत ही लो हो। फिर सेकंड फीचर जो है, नेक्स्ट फीचर जो है वो है कि कोलेटरल फ्री लोन होगा, यानी विदाउट कोलेटरल का, यानी सिक्योरिटी नहीं डिपॉजिट करना पड़ेगा कुछ। नेक्स्ट जो है कि विथ फ्लेक्सिबल रिपेमेंट शेड्यूल दिया गया है, कि फ्लेक्सिबल रिपेमेंट शेड्यूल दिया गया है कि आप जब चाहो तो आप पे कर सको, कि 7 डे में पे करना चाहो, कि हर एक 7 डे में आप पे करना चाहो, या तो हर एक 15 डे में पे करना चाहो, या तो हर एक मंथ में पे करना चाहो, यानी आप अपने सुविधा अनुसार पे कर सकते हो। तो ये इसका कोर फीचर है। पहला कोर फीचर क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन होगा। सेकेंड क्या होगा कि जो बोरोवर होगा वो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करेगा, यानी पुअर पीपल होंगे, और विदाउट कोलेटरल यानी कोलेटरल फ्री लोन होगा। और नेक्स्ट जो होगा फ्लेक्सिबल रीपेमेंट शेड्यूल होगा। तो ये इसका कोर फीचर हो गया। अब माइक्रो फाइनेंस किसके हेल्प से डिलीवर किया जाता है, तो कौन कौन डिलीवर करता है माइक्रो फाइनेंस, यानी जो स्मॉल अमाउंट का जो लोन है कौन कौन प्रोवाइड करता है। तो इसमें हो गया शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फिर हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फिर रीजनल रूरल बैंक हो गया, ये सारे भी यानी माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी ये सब बैंक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये सब भी माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करती है। उसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक भी प्रोवाइड करती है, रीजनल रूरल बैंक भी प्रोवाइड करती है, फिर कोऑपरेटिव बैंक भी प्रोवाइड करती है, फिर एनबीएफसी भी प्रोवाइड करती है। फिर उसी तरीके से एक है स्पेसिफिकली, ये तो एनबीएफसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये तो अलग हो गया। एक एनबीएफसी
स्पेशली जो है MFI है, NBFC MFI ये भी प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस के लिए ही बनाया गया है। यानी ये NBFC जो है ये माइक्रो फाइनेंस भी प्रोवाइड कर सकती है, अदर लोन भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ये NBFC MFI जो है यानी माइक्रो फाइनेंस के लिए ही बनाया गया है, यानी केवल ये स्मॉल अमाउंट का ही लोन प्रोवाइड करेगी। और नेक्स्ट जो है फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो NBFC MFI, तो ये हो गया। तो ये इसके हेल्प से जो है माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये इवॉल्व किस तरह से हुआ है, यानी माइक्रो फाइनेंस जो है ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, यानी कहाँ से ये कंसेप्ट आया। तो ये सबसे पहले में स्टार्ट होता है बांग्लादेश से। 1983 में जो है ग्रामीण बैंक के से जो है ये स्टार्ट होता है कि ग्रामीण बैंक एक इस्टेब्लिश किया जाता है, वहीं से जो है माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो इस मॉडल में क्या किया गया है कि जो वुमन बोरोवर थी वो अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, उसने ऑर्गेनाइज करके जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया उन लोगों ने मिल करके, यानी बहुत सारे वुमन बोरोवर मिल करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप उसने क्रिएट किया। अब वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थी वो क्या करता था कि बोरो करते थे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से, या तो इंडिविजुअल पर्पस के लिए या तो ग्रुप रिक्वायरमेंट के लिए। यहीं से जो है माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट इस्टेब्लिश होता है कि ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिशमेंट से यहाँ से माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट आता है। बहुत सारे अदर कंट्री में जो है यही माइक्रो फाइनेंस का काम जो है NGO कर रही थी, यानी माइक्रो फाइनेंस जो है NGO के फॉर्म में ओरिजिनेट हो रही थी। यानी वहाँ पे क्या हो रहा था कि NGO माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही थी, माइक्रो लोन प्रोवाइड, स्मॉल लोन प्रोवाइड कर रही थी। NGO को फंड किया जा रहा था फॉरेन डोनर्स के द्वारा फॉर देयर लैंडिंग ऑपरेशन के लिए। लेकिन इंडिया का सिनारियो अगर देखोगे, इंडिया का एक्सपेरिमेंट अगर देखोगे माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं बाकी कंट्री से कहीं ना कहीं डिफरेंट था। कि इंडिया ने क्या किया कि बाकी कंट्री में क्या हो रहा था कि जो बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ था वहाँ पे ग्रामीण बैंक के इन्वॉल्वमेंट से, यानी ग्रामीण बैंक के एस्टेब्लिशमेंट से वो स्टार्ट हुआ था माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट। अब वहीं पर जो अदर कंट्री में जो है NGO वो माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहे थे। लेकिन इंडिया में अलग एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या कि यहाँ पर पब्लिक बैंक जो था, पब्लिक बैंक नेटवर्क, उसको इन्वॉल्व किया गया माइक्रो फाइनेंस के लिए with their unparalleled geographical spread and functional reach to provide microfinance। यानी जहाँ पे ब्रांच नहीं था वहाँ पे ब्रांच खोले गए ताकि माइक्रो फाइनेंस लोन को प्रोवाइड किया जा सके। यानी इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक लिंक इस्टेब्लिश किया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO और बैंक, ये तीनों का एक लिंक इस्टेब्लिश किया गया। यानी जो एग्जिस्टेड लिंक था उसको यानी हेल्प उसको यूज किया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले क्रिएट होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है नर्चर किया जाएगा NGO के द्वारा। यानी लिंक किस तरीके से था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को नर्चर करने में हेल्प करेगा कौन, NGO, यानी नर्चर करेगा कौन, NGO। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होगा कि इनफ मैच्योर हो जाएगा, यानी मैच्योर इनफ हो जाएगा कि वो अब क्रेडिट के लिए एलिजिबल है, तो उसके बाद में उसे जो है बैंक से क्रेडिट मिल जाता था। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया। इसी के बाद जो है नाबार्ड ने एक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1992 में इंडिया में। और ये जो है बाद में बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट के रूप में इमर्ज हुआ, जो कि अगर आप देखोगे तो लगभग मोर देन 100 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसने फाइनेंस किया। और जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग यानी अगर लोन अमाउंट अगर देखोगे तो लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से जो माइक्रो फाइनेंस एक्सपेरिमेंट था इंडिया में, इसको डिस्क्राइब किया गया नाबार्ड के द्वारा कि ये एक रिलेशनशिप बैंकिंग है, ना कि पैरेलल बैंकिंग है, कि हम पैरेलली बैंकिंग नहीं खोल रहे हैं कि बैंक ऑलरेडी है, बैंक के अदर पैरेलली हम अदर बैंक खोल रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा रहा है, कि लिंक कर दिया गया आपस में। तो ये एक रिलेशनशिप यानी बैंकिंग डिस्क्राइब किया गया नाबार्ड के द्वारा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो फाइनेंस का, तो इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो ये है कि जो लो इनकम पीपल हैं, लो इनकम हाउस होल्ड है, पुअर पीपल हैं, उनको स्मॉल अमाउंट में लोन दिया जाएगा, जिसके कारण से वो पॉवर्टी से बाहर निकल सके, यानी इनकम जनरेट करके। तो ये पॉवर्टी एलिविएशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियस है जब पॉवर्टी से बाहर आएगा, इनकम जनरेट होगा, तो ऑब्वियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, वुमन एम्पावरमेंट, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट कर रहा है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है मोस्टली जो है वुमन यहाँ पे इन्वॉल्व ज़्यादा होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाती है, तो वुमन का एम्पावरमेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो है असेट का क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि लोन दिया जा रहा है किस पर्पज़ के लिए, इसमें एक कंडीशन इम्पोज किया गया कि 50% जो लोन दिया जाएगा वो यानी कुछ जनरेशनल एक्टिविटी के लिए दिया जाएगा, यानी कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए, यानी कुछ आप एसेट क्रिएशन करो। तो उससे क्या हो रहा है कि एसेट भी क्रिएट हो रहा है। फिर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि आप जो एक्सक्लूडेड था फाइनेंशियल सर्विसेज से, उसको आप क्या कर रहे हो, उसमें जोड़ रहे हो। फिर इंक्रीज इन ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी,
तो जब आप इनकम जनरेट हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, तो लोगों के पास इनकम आ रहा है, तो वो हेल्थ पे खर्च कर सकेंगे, बेटर एजुकेशन मिल सकेगा, स्किल्स मिल सकेगा, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि यानी ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव था इसका मेन। अब अपन जो है इसका ओवरव्यू और बैकग्राउंड देखते हैं कि इंडिया में ये किस तरीके से यानी क्या कंडीशन है इंडिया में। तो इंडिया में जो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अगर आप देखोगे, जब 1992 में यानी जो एसएचजी लिंक्ड जो एसएचजी बैंक लिंक्ड जो लिंकेज प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था 1982 में, तब से देखोगे लगभग 2 डिकेड में ये नहीं फेनोमिनल ग्रोथ देखने को मिला, यानी एक्सेप्शनली ग्रोथ देखने को मिला। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन के भी टर्म में अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी नंबर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा ओपन हुआ। फिर क्वांटम वाइज भी अगर देखोगे, क्रेडिट का क्वांटम अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोन भी प्रोवाइड किया गया। अगर आप करेंटली अगर देखोगे तो लगभग 102 मिलियन जो है पुअर पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। लेकिन जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो हुआ उसमें जो है यानी कुछ चैलेंजेज भी आने लगा, यानी मिसयूजेज भी आने लगा, इनएडिक्वेसी भी देखने को मिला और कुछ फेलिवर भी देखने को मिला। इसका जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आंध्र प्रदेश में जो है माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस हुआ था 2010 में। तो इसमें क्या हुआ था कि जो यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था, क्योंकि कोई रेगुलेशन उस समय पर नहीं था। जब कोई रेगुलेशन नहीं था तो बहुत ज़्यादा एकदम ग्रो हो रहा था। जब ग्रो हो रहा था तो वो क्या कर रहा था, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था वो बिना कोई रूल रेगुलेशन का, बिना कोई यानी किसी बेसिस पे लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया। फिर लोगों से लोन वसूलने का जो भी तरीका था वो भी अनएथिकल यूज किया जा रहा था, कि यानी लोगों को परेशान करने लगा लोन वसूल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आरबीआई ने जो है एक YH मालिगम कमेटी इस्टेब्लिश किया कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेक्टर में जो है MFI सेक्टर में जो भी है यानी इशू है और कंसर्न है उसको स्टडी करने के लिए एक कमेटी इस्टेब्लिश किया गया, मालेगाम कमेटी इस्टेब्लिश किया गया। और इसी जो यानी मालेगाम कमेटी है, इसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है आरबीआई ने 2011 में एक कम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर के आती है NBFC MFI के लिए, यानी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए, यानी केवल उसी के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर के आती है। और इसमें ये डिफ़ाइन भी किया गया, आरबीआई ने NBFC MFI को डिफ़ाइन भी किया है कि कौन NBFC MFI होगा। तो इसमें सबसे पहले नंबर तो बोला गया है कि वो NBFC यानी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होगा। नॉन डिपॉजिट टेकिंग करने का मतलब जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी आप उसमें पैसे जमा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बोला गया कि जिसका मिनिमम नेट ऑन फंड जो होगा 5 करोड़ का होगा। मिनिमम नेट ऑन फंड करने का मतलब ये होगा, ये कैलकुलेट करने का तरीका है, ये अपन लोगों को उतना अंदर नहीं जाना है कि मिनिमम नेट ऑन फंड जो होगा वो 5 करोड़ का होगा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है उसके लिए 2 करोड़ होना चाहिए, यानी मिनिमम नेट ऑन फंड जो होगा 5 करोड़ नॉर्मल स्टेट के लिए, और बाकी रीजन के लिए जो यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो है नेट ऑन फंड जो होगा वो 2 करोड़ होगा। और तीसरा जो बोला गया है कि जो आप नेट असेट है, नेट असेट जो है उसका जो मिनिमम 85% जो होगा नेट असेट, वो जो होगा क्वालिफाइंग असेट के नेचर का होना चाहिए, नहीं क्वालिफाइंग असेट के नेचर का होना चाहिए। नेट एसेट करने का मतलब जो अदर देन कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा जो एसेट है यानी लोन जो अमाउंट है, सिंपल समझो कि लोन अमाउंट जो है, जो लोन अमाउंट है उसमें से 85% जो लोन होगा वो क्वालिफाइंग एसेट कैटेगरी में होगा। तो और बाकी क्वालिफाइंग एसेट को भी डिफाइन किया गया है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ये सिंपल समझो कि ये NBFC MFI को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वो एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होगा जिसका मिनिमम नेट ऑन 5 करोड़ होगा यानी जनरल रीजन के लिए, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए होगा उसके लिए 2 करोड़ है। मिनिमम 85% जो होगा इसका नेट एसेट का वो क्वालिफाइंग एसेट्स का होना चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट कैटेगरी में होना चाहिए। लेकिन ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था ये केवल अप्लीकेबल था NBFC MFI पे ही केवल अप्लीकेबल था, यानी बाकी और लोग जो यानी बैंक हो गया, यानी जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये सारे पे अप्लीकेबल नहीं था। यानी ये सब भी तो माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन इस पे अप्लीकेबल नहीं था, जो कि लगभग 70% वही लोग कंस्टिट्यूट करता है यानी लोन पोर्टफोलियो का। माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो अगर देखोगे, माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो का मतलब जितना माइक्रो फाइनेंस लोन जाता है उसका 70% लोन जो है उन सारे कैटेगरी से आता है, 30% लोन ही जो है वो NBFC MFI से आता है। तो 70%
को इंक्लूड नहीं किया गया, यानी उस पर कोई रेगुलेटरी कंडीशन नहीं रखा गया। तो इसी के कारण से जो है आरबीआई अभी जो है प्रपोज किया है एक सिंगल यूनिफॉर्म सेट जो होगा रेगुलेशन का, सारे रेगुलेटेड एंटिटी जो भी आरबीआई का जो भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर वर्क कर रही है उस पर ये अप्लीकेबल होगा। अब ये रूल जो है सब पे अप्लीकेबल होगा, तो उसी के लिए प्रपोज किया गया है। तो पहले जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या था एनबीएफसी एमएफआई के लिए, और प्रपोज क्या किया गया है अभी जो सब के लिए एप्लीकेबल होगा। तो पहला चीज़ तो इसमें माइक्रो फाइनेंस बोरोवर को डिफाइन किया गया है, यानी जो लोन ले रहा है कौन कौन लोन ले सकता है उसको डिफाइन किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि जो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर जो होगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जिसका एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो होगा मैक्सिमम यहाँ पे बोला जा रहा है, याद रखना आपको कि नॉट एक्सीडिंग 1,25,000, यानी 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसके लिए, रूरल हाउस होल्ड के लिए। तो वो क्या होगा, माइक्रो फाइनेंस बोरोवर, यानी वो माइक्रो फाइनेंस से लोन ले सकता है। ये हो गया रूरल हाउस होल्ड के केस में। और 2 लाख रुपये जो हो गया वो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के लिए हो गया। लेकिन जो प्रपोज चेंजेज किया गया है इसमें क्या किया गया है कि ये जो डिफिनेशन है सारे पे एक्सटेंड कर दिया गया, यानी जो सारे रेगुलेटिंग एंटिटी है उस पर अप्लीकेबल होगा, उस पर सारे पे ये डिफिनेशन अप्लीकेबल होगा। इसमें जो सारे रेगुलेटिंग एंटिटी है उसका एक जो बोर्ड होगा, बोर्ड जो होता है वो बोर्ड जो है एक पॉलिसी को अप्रूव करेगी, और उसी पॉलिसी में ये इंक्लूड किया जाएगा कि किस किस फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा, किस किस फैक्टर को इंक्लूड किया जाएगा जब हाउस होल्ड इनकम को असेस किया जाएगा, यानी कैलकुलेट किया जाएगा कि किसका हाउस होल्ड इनकम कितना है, कि किस बेसिस पे असेस किया जाएगा उसका हाउस होल्ड इनकम को। उसके लिए जो है वो डिसाइड कौन करेगा, तो बोर्ड डिसाइड करेगा। वो अपना एक पॉलिसी डिज़ाइन करेगा, उसी पॉलिसी में ये इन्यूमरेटेड रहेगा, यानी उसमें लिखा हुआ रहेगा कि किस बेसिस पे वो यानी हाउस होल्ड इनकम को असेस करेगा, यानी कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट जो था कि लिमिट ऑन हाउस होल्ड इंडेटनेस, यानी कितना जो है हाउस होल्ड मैक्सिमम कितना लोन ले सकता है। तो टोटल इंडेटनेस था बोरोवर का डज नॉट एक्सीड 1,25,000, यानी टोटल जो है यानी कोई भी चाहे रूरल हाउस होल्ड हो या अर्बन हाउस होल्ड वो 1,25,000 से ज़्यादा लोन नहीं ले सकता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि जो एजुकेशन पे लोन लिया गया है या हेल्थ यानी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो लोन लिया गया है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी उसको एक्सक्लूड करके रखा गया। लेकिन यहाँ पे जो प्रपोज किया गया है इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे मान लो कि किसी का इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि किसी का मान लो कि ज़्यादा इनकम नहीं है, 50,000 का इनकम है और किसी का 1 लाख इनकम है, तो 1 लाख को भी आप मैक्सिमम 1,25,000 दे रहे हो। आप 50,000 जिसका एनुअल इनकम है उसको भी आप 1 लाख दे रहे हो, मैक्सिमम 1,25,000 दे रहे हो। तो अगर वो मान लो 1 लाख ले रहा है, 50,000 उसका एनुअल इनकम है, तो क्या वो पे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो जितना उसका इनकम है उसके अकॉर्डिंग उसी के प्रोपोर्शन में क्या मिलना चाहिए, उसको लोन मिलना चाहिए ताकि वो पे कर सके, लोन को रीपे कर सके। तो उसी लिए यहाँ पे जो न्यू प्रपोजल है उसमें क्या किया गया कि जो लोन अमाउंट है उसको हाउस होल्ड इनकम से लिंक कर दिया गया, यानी उसको लिंक कर दिया गया लोन अमाउंट को हाउस होल्ड इनकम से इन टर्म्स ऑफ डेट टू इनकम रेशियो, यानी जितना आपका इनकम होगा उसी के अकॉर्डिंग उसी के प्रोपोर्शन में आपको डेट मिल सकेगा, यानी लोन मिल सकेगा। अकॉर्डिंगली ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी जितने भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हो ये इंश्योर करना चाहिए कि जिसमें ईएमआई कैलकुलेट होता है, ईएमआई आप जानते होंगे कि जब ईएमआई कैलकुलेट होता है तो ईएमआई उतना होना चाहिए कि जितना उसका यानी ईएमआई चाहे मंथली हो गया वीकली हो गया जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो ईएमआई, तो ईएमआई जो भी पे कर रहा है, ईएमआई जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो जो उसका इनकम है मंथली जो इनकम है उससे उसका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक बंदे का मान लो 10,000 रुपये उसका मंथली इनकम है, यानी 10,000 रुपया पर मंथ वो अर्न कर रहा है, तो उसका जो यानी ईएमआई जो कैलकुलेट होकर के आना चाहिए वो मैक्सिमम आना चाहिए 5,000, यानी उसका ईएमआई इतना होना चाहिए कि 5,000, यानी उसी के अकॉर्डिंग उसको लोन मिल सके, यानी इससे ज़्यादा उसको ईएमआई नहीं भरना पड़े, यानी जितना उसका इनकम है उसका 50% ही वो ईएमआई भर सके, यानी इतना लोन देना है उसको। नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ लोन, तो यहाँ पे जो है कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट प्री पेमेंट पेनल्टी, विदाउट एनी प्री पेमेंट पेनल्टी, यानी अगर आप पहले पे कर देते हो, मान लो आपको जो ड्यूरेशन दिया गया है आपने मान लो 24 मंथ का आपने लोन लिया है,
24 मंथ के लिए अपना, अगर आप उससे पहले पे कर देते हो लोन तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, यानी कोलेटरल फ्री लोन था बिना कोई प्री पेमेंट पेनल्टी का। तो द कोलेटरल फ्री नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन शेल बी एक्सटेंडेड टू ऑल रेगुलेटिंग एंटिटीज, यानी जितने भी रेगुलेटिंग एंटिटीज है अब ये सारे पे एप्लीकेबल होगा। क्योंकि पहले क्या था, केवल NBFC MFI पे ही केवल एप्लीकेबल था कि वो कोलेटरल फ्री लोन देगा बिना कोई प्री पेमेंट पेनल्टी पे, लेकिन बाकी अदर इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे। तो इसलिए अब जो है अब सारे पे एप्लीकेबल होगा, यानी प्रपोज जो किया गया इसमें। नेक्स्ट जो है लिमिट ऑन नंबर ऑफ लोन, यानी कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन ले सकते हो आप, लोन अमाउंट कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन ले सकते हो, और टेन्योर कितने मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। ये पहले डिफाइंड था जो NBFC MFI के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था। तो इसमें अगर आप लोन अमाउंट का लिमिट देखोगे तो मैक्सिमम था 1,25,000, जिसमें फर्स्ट साइकिल में आप जो है 75,000 था। और जो एजुकेशन और जो मेडिकल एक्सपेंसेस पे लोन था उस पर लिमिट उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। और यहाँ पे जो मिनिमम टेन्योर था 24 मंथ का था। अगर आप 30,000 से एबव का लोन लेते हो तो, यानी 30,000 से एबव का लोन लेते हो तो उसके लिए क्या था, मिनिमम टेन्योर 24 मंथ, यानी मिनिमम आपको 24 मंथ के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। ये मिनिमम टेन्योर था, यानी आप उससे कम मंथ का नहीं ले सकते, ये मिनिमम टेन्योर था। फिर क्या था, नो मोर देन 2 NBFC MFI कैन लेंड टू दी सेम बोरोवर, यानी 2 NBFC जो है सेम बंदा को लोन नहीं दे सकता है। जैसे कि मान लो कि एक NBFC जो है A है और दूसरा NBFC MFI जो है B है, एक NBFC MFI A है, एक NBFC MFI B है। और ये मान लो कोई एक बंदा है, मान लो कि X मान लेता हूँ मैं, X को एक बंदा है वो लोन लेता है, वो इससे भी लोन ले लिया, इससे भी लोन ले लिया। अब तीसरे NBFC MFI से लोन नहीं ले सकता है, ये 2 ही NBFC MFI से लोन ले सकता है। लेकिन ये इससे तो लोन नहीं ले सकता है, लेकिन शेड्यूल कमर्शियल बैंक से तो ले सकता है, रीजनल रूरल बैंक से तो ले सकता है, और भी अदर यानी ले सकता है। केवल NBFC MFI से लोन नहीं ले सकता है, केवल मैक्सिमम जो है 2 ही NBFC MFI से लोन ले सकता है, लेकिन बाकी बंदे से तो लोन ले सकता है, बाकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। इसके कारण से क्या होता था कि इसका इंडेटनेस जो है बढ़ जाता था, यानी डेट में ये चला जाता था, पे ही नहीं कर पाता था, इतना ज़्यादा लोन ले लेता था डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जा कर के। तो इसी के लिए जो है ये प्रॉब्लम था इसमें, यानी। और एक और कंडीशन था इसमें इम्पोज किया हुआ कि जितना आप लोन दे रहे हो, मान लो 1 लाख का आप लोन दे रहे हो, तो उसमें से 50% लोन जो जाना चाहिए वो इनकम जनरेशन एक्टिविटी के लिए जाना चाहिए, यानी कहीं पे आप इन्वेस्ट करो जिससे कि आपका इनकम जनरेट हो सके। यानी चाहे आप यानी मान लो आप कोई शॉप खोल रहे हो, शॉप ओपन कर रहे हो जिससे आपको इनकम जनरेट हो सके, तो ये कंडीशन इम्पोज था। तो इसके कारण से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, जो कि हम लोग प्रॉब्लम आगे देखेंगे। तो इसलिए ये सारे लिमिटेशन को विथड्रॉ कर लिया गया, यानी सारा लिमिटेशन को हटा दिया गया। ये चारों लिमिटेशन जो था, इस चारों लिमिटेशन को इसमें हटा दिया गया। नेक्स्ट जो है रीपेमेंट पीरियोडिसिटी, यानी कब कब आप पेमेंट करोगे। तो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर जो भी था NBFC MFI का, उसको पेमेंट के लिए यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ था कि आप वीकली पे कर सकते हो, फोर्टनाइटली मीन्स 15 डे में पे कर सकते हो, या तो मंथली पे कर सकते हो इंस्टॉलमेंट वाइज, एज पर चॉइस, यानी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी है। अब ये जो यानी रीपेमेंट पीरियोडिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो दिया गया था, ये ऑल जितना भी रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जो भी बोर्ड है वो अप्रूव करेगा एक पॉलिसी को। अब वो जो है पीरियोडिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है रीपेमेंट का, रीपेमेंट पीरियोडिसिटी जो है यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट पीरियोडिसिटी माइक्रो फाइनेंस बोरोवर के लिए ये अब डिसाइड करेगा, यानी बोर्ड को पावर दे दिया गया है कि वो अब डिसाइड करेगा कि कब कब वो पे करेगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, यानी वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया गया। फिर हो गया प्राइसिंग ऑफ माइक्रो लोन, यानी प्राइसिंग मीन्स कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो है यानी एक सीलिंग इम्पोज किया गया NBFC MFI के ऊपर कि इससे कम जो है आपका नहीं होना चाहिए, यानी इतना जो है एक सीलिंग इम्पोज कर दिया गया कि इतना % होना चाहिए। वो जो सीलिंग है ये बोला गया कि सेल बी लोअर ऑफ, यानी लोअर ऑफ या तो इसका या तो इसका, ये दोनों में से जो भी लो होगा वो उसका इंटरेस्ट रेट होगा। तो पहला बोला गया कि कॉस्ट ऑफ फंड, यानी जो आप फंड दे रहे हो, जो पैसा आप दे रहे हो उसको अरेंज करने में आपको कितना कॉस्ट लगा, प्लस मार्जिन आप रख लो, मार्जिन 10% का मार्जिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए विथ ए लोन पोर्टफोलियो ऑफ 100 करोड़ रुपये तक का लोन पोर्टफोलियो के लिए 10 करोड़ या 100 करोड़ या 100 करोड़ से
एबव के लिए जो है 10% का जो है मार्जिन कैप रख लो, और प्लस में जो हो गया कॉस्ट फंड, इसके बेसिस पे आप क्या करो, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करो। ये फार्मूला में आपको नहीं जाना है, फार्मूला नहीं पूछेगा, ये आप सिंपल समझो कि एक सीलिंग इम्पोज किया हुआ था। और ये भी ध्यान में रखना कि अगर 100 करोड़ से कम का है तो उस पर 12% का मार्जिन आप रख सकते हो। इतना डिटेल में ये सब जानने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। द एवरेज बेस रेट जो होगा 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक का, जो 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक का जो एवरेज बेस रेट होगा उसको अगर उसके एसेट से डिवाइड कर दो, 2.75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगा, इससे जो वैल्यू आएगा, तो दोनों में जो वैल्यू लो होगा वही उसका इंटरेस्ट रेट होगा। तो इतना फॉर्मूले में नहीं जाना है, आपको सिंपल याद रखना है कि सिंपल NBFC MFI के ऊपर क्या था, उसका इंटरेस्ट रेट पे सीलिंग इम्पोज किए हुए था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नो सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटरेस्ट रेट एट NBFC MFI, यानी अब जो है कोई सीलिंग इम्पोज नहीं किया गया है। यानी NBFC जो MFI जो है वो चाहे तो इंटरेस्ट रेट को लो भी रख सकती है, ज़्यादा भी रख सकती है, वो अब कोई डिसाइड नहीं किया गया। यानी कम रखने से क्या होगा कि पहले क्या होता था कि ज़्यादा जो फिक्स मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया गया था, तो एक कंपटीशन नहीं क्रिएट हो पा रहा था कि अगर मान लो कि किसी का कॉस्ट ऑफ फंड, यानी फ़ंड को अरेंज करने में कम से कम कॉस्ट लगाओ, तो वो चाहे तो कम पे दे सकता है, यानी लेंड कर सकता है, लेकिन वो नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सीलिंग इम्पोज किया हुआ था। अब क्या है, अब ये फ्री है, अब ये चाहे तो कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन दे सकता है। इससे क्या होगा, कंपटीशन यानी कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो और जो बोरोवर होगा उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे कम रेट पे लोन मिल सकेगा। तो ये जो इसमें कोई सीलिंग प्रिस्क्राइब नहीं किया गया न्यू इंटरेस्ट रेट में। तो ये आप देख लेना एक बार कि अब जो है बोर्ड है NBFC MFI का या भी अदर जो क्रेडिटर है वो अब डिसाइड करेगा, सिंपल। नेक्स्ट जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है, नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है, जो कि अगर आप कंपनी एक्ट 2013 में देखोगे तो वो सेक्शन 8 में जो रजिस्टर्ड होती है कंपनी, या तो 2013 से पहले जो रजिस्टर्ड था वो कंपनी एक्ट 1956 में जो है सेक्शन 25 में जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसको कुछ एग्जाम्पशन दिया गया है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर दोज नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी, यानी जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, यानी जो भी NGO जो है माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और यानी इसमें रजिस्टर्ड है नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, उसको जो है यानी रजिस्ट्रेशन में जो है रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एग्जाम्पशन यानी छूट दिया गया है। तो कौन सा कंपनी को दिया गया है, तो जो भी इंगेज है इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट नॉट एक्सीडिंग 50,000 फॉर बिजनेस इंटरप्राइज, यानी जो बिजनेस इंटरप्राइज के लिए मैक्सिमम यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम जो लोन दे रहा है 50,000 का, और हाउस होल्ड के लिए जो है यानी हाउस होल्ड किसी पुअर पर्सन को जो है वो 1,25,000 तक का अगर लोन दे रहा है हाउस होल्ड के लिए 1,25,000 का, और जो बिजनेस इंटरप्राइजेज के को 50,000 का अगर लोन दे रहा है तो उसको एग्जम्प्ट किया गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, और जो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो न्यू प्रपोजल है उसमें क्या किया गया है कि जो एग्जाम्पशन उन सारे नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी को दिया गया है जो कि इंगेज्ड है इन प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन टू हाउस होल्ड विथ एनुअल हाउस होल्ड इनकम, यानी कोलेटरल फ्री वैसे नॉट फॉर प्रॉफिट यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिया गया है, एग्जाम्पशन दिया गया रजिस्ट्रेशन में कि जो यानी लोन प्रोवाइड कर रही है रूरल हाउस होल्ड को 1,25,000 तक का लोन प्रोवाइड कर रही है, और जो अर्बन हाउस होल्ड को 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रही है, तो उसे जो है यानी एग्जाम्पशन दिया गया रजिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट ये भी बोला गया है कि जो EMI जो लोन होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाउस होल्ड इनकम का जितना भी हाउस होल्ड इनकम है उसका 50% से ज़्यादा EMI नहीं होना चाहिए। और जो असेट साइज होगा नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, उसका असेट साइज भी क्या होना चाहिए, 100 करोड़ से कम होना चाहिए। तो वैसे नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये न्यू प्रपोजल है। अब अपन देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है जो करेंटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ऑलरेडी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये RBI का, उसे क्यों रिव्यू करने की ज़रूरी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इमर्जिंग डायनेमिक्स आ रहा है, इमर्जिंग डायनेमिक्स है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, साथ ही साथ जो कस्टमर प्रोटेक्शन को लेकर के जो कंसर्न है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए जो है यानी जो रेगुलेशन अभी प्रेजेंटली रेगुलेशन है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसलिए ताकि जो है सारे रेगुलेटिंग एंटिटी जो भी माइक्रो फाइनेंस में यानी इंगेज्ड है वो अपना गोल को परस्यू कर सके
कस्टमर प्रोटेक्शन का, साथ ही साथ एक वेल कैलिब्रेटेड और हार्मोनाइज सेटअप क्रिएट किया जा सके। तो पहला कारण है कि ओवर इंडेटनेस हो रहा था बोरोवर का, कि करंट रेगुलेशन में ये बोला जा रहा था कि जो यानी 2 से ज़्यादा NBFC MFI जो है सेम बोरोवर को लेंड नहीं कर सकती है, लेकिन अदर लेंडर तो लेंड कर रही थी क्योंकि वो तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर में नहीं आती है। इसके कारण से क्या होता था कि जो स्मॉल बोरोवर है वो क्या करता था कि मल्टीपल लोन ले लेता था सेवरल लेंडर से, यानी डिफरेंट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से माइक्रो फाइनेंशियल लोन ले लेता था। इसके कारण से क्या होता था कि ओवर इंडेटनेस क्रिएट हो जाता था, यानी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाता था और इसके कारण से रीपे नहीं कर पाता था, और उसके कारण से फिर क्या उसको फोर्सली रिकवर करते थे वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इसी के लिए क्या रिकमेंड किया गया है, जो प्रपोजल है उसमें क्या रिकमेंड किया गया है कि जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट को किससे जोड़ दिया गया है, उसको लिंक कर दिया गया हाउस होल्ड इनकम से, ताकि यानी डेट टू इनकम रेशियो के टर्म में उसको जोड़ दिया गया है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि हाउस होल्ड जो है स्ट्रेन नहीं हो। तो ये तो पहला कारण था कि ओवर इंडेटनेस जो है बोरोवर का उसको रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट जो कारण है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना। अभी क्या हो रहा था कि जो प्रेजेंट रेगुलेशन है उसमें क्या था कि जो इंटरेस्ट रेट है उस पर एक सीलिंग इम्पोज किया हुआ है कि इसके कारण से जो इंटरेस्ट रेट है NBFC MFI का वो हायर लेवल पे होता है, यानी हाई इंटरेस्ट रेट होता है, जिसके कारण से जो बाकी बैंक भी जो है वो अपना लेंडिंग रेट कहीं ना कहीं इसी के आसपास रखती है। इसके कारण से कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट हो पाता है, यानी बैंक को तो कॉस्ट ऑफ फंड अगर आप देखोगे कंपेटिटिवली लोअर होता है, लेकिन वो फिर भी कम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि NBFC में वहाँ पे ऑलरेडी हाई है तो कंपटीशन उसको मिल नहीं रहा है, तो वो अपना लो नहीं कर रहा है यानी इंटरेस्ट रेट को। तो ये भी अपना सीलिंग रेट इसके कारण से क्या होता था कि जो बेनिफिट होना चाहिए बोरोवर को उससे कहीं ना कहीं डिप्राइव हो जाता था बेनिफिट से, और जो कंपटीशन मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता था। तो यानी जो बैंकिंग यानी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उससे कंपटीशन नहीं प्रोवाइड हो पाता था, बोरोवर को जो है बेनिफिट अल्टीमेटली नहीं मिल पाता था। तो इसी कारण से जो प्रपोज्ड थी यानी फ्रेमवर्क है उसमें क्या बोला गया है कि जो कैपिंग यानी एक जो सीलिंग इम्पोज किया गया था इंटरेस्ट रेट पे NBFC MFI का उसको रिमूव कर दिया गया है। इसके कारण से क्या होगा कि जो इंटरेस्ट होगा वो मार्केट के अकॉर्डिंग अब डिसाइड होगा, मार्केट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। इसके कारण से क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा कम होगा, डाउनवर्ड होगा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, और ये क्या करेगा बोरोवर को एम्पावर करेगा कि इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सके, यानी जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा वहाँ पे जा कर के वो लोन ले सके। नेक्स्ट जो बेनिफिट होगा यानी नेक्स्ट जो कारण है यानी ये करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में को रिव्यू करने का, तो वो है कि इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ माइक्रो लोन्स बाय विड्रॉइंग द नीड ऑफ फॉर कोलेटरल। यानी अभी तक क्या था कि कोलेटरल फ्री लोन कौन प्रोवाइड कर रहा था, NBFC MFI, लेकिन बाकी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में क्या था कि वहाँ पे तो चाहिए था, यानी वहाँ पे कोलेटरल चाहिए था, लेकिन जिस तरह का कोलेटरल चाहिए टाइप ऑफ कोलेटरल, यानी अब यहाँ पे तो पुअर लोगों को देना है लोन, तो पुअर लोगों को लोन चाहिए, जिस तरह का बैंक जो है यानी उससे डिमांड कर रही है कोलेटरल वो मान लो उसके पास नहीं है, यानी लेंडर जिस तरीके का यानी डिमांड कर रहा है कोलेटरल को यानी सिक्योरिटी को वो उसके पास नहीं है, लेकिन वो जो है कुछ दूसरे चीज़ है जो कि लेंडर के लिए भले वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन उसके लिए जो बोरोवर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लो कि मान लो जो बोरोवर है वो अपना बर्तन ही मान लो यानी कोलेटरल के रूप में रख देता है। एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बर्तन को ही मान लो रख देता है। क्या लेंडर के लिए वो कोई काम का है बर्तन? नहीं है। वो केवल इसीलिए रख रहा है ताकि उसको रीपेमेंट को इंश्योर करा सके कि जो बोरोवर है वो रीपेमेंट कर सके, इंश्योर कर सके, इसलिए रख रहा है। तो यानी इसको जो है वो केवल और केवल कि रीपेमेंट को इंड्यूस करा सके, इसके लिए इसको कोलेटरल को रख रहा है, ना कि रिकवर लॉसेस को रिकवर करने के लिए। अगर मान लो वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, अगर लोन नहीं भी पे कर पाता है, तो क्या वो अब रिकवर कर पाएगा उसको, उसके बर्तन को बेच करके? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं लेंडर के लिए वो वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन वही बर्तन इसके लिए बोरोवर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है। तो इस कारण से भी जो है कि बाकी के ऊपर भी जब ये एप्लीकेबल होगा तो उससे क्या होगा, कोलेटरल फ्री लोन मिल पाएगा। नेक्स्ट जो है कि रिमूविंग दी डिपेंडेंसी ऑन दी इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। अभी तक क्या हो रहा था कि अब अगर आप देखो कि एक कमेटी है जो कि अपॉइंट किया गया था, कमेटी ऑन कम्प्रहेंसिव
फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। इस पे एक कमिटी यानी बनाया गया था। तो इसने रिकमेंड किया कि जो इनकम जनरेटिंग लोन है, यहाँ पे दिया गया था ना एक कंडीशन कि 50% जो लोन दोगे आप, उसमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इनकम जनरेटिंग लोन हो, यानी इनकम जनरेटिंग में इनकम जनरेशन पर्पज़ के लिए यूज किया जा सके। तो इसके कारण से क्या हो रहा था कि बोरोवर को डिस्करेज कर रहा था ये कहीं ना कहीं। अब वो कैसे प्रूव करे कि मैं इनकम जनरेट करने के लिए ले रहा हूँ, तो इसके कारण से उसको डिस्करेज हो रहा था। और उसके कारण से फिर से जो है जो इनफॉर्मल लोन है उसी में वो यानी सेठ पे या मनी लेंडर पे उस पर डिपेंडेंट था कि ज़्यादा एक्सपेंसिव लोन के लिए डिपेंडेंट था। तो इसलिए जो पूरा जो नीड था यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव था मेनली वो कहीं ना कहीं नहीं फुलफिल हो रहा था माइक्रो फाइनेंस का। तो इसीलिए इसको रिकमेंड किया गया कि ये जो यानी जो ओवर इम्फेसिस किया जा रहा है इनकम जनरेटिंग लोन पे, ये मे ड्राइव बोरोवर्स टुवर्ड द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल लोन्स फॉर फुलफिलिंग देयर इंटायर फाइनेंशियल नीड। तो ये कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहा था, इसलिए बोला गया था कि इसको हटा देना चाहिए। इसलिए जो न्यू प्रपोजल है उसमें क्या किया गया, जो मिनिमम 50% का जो बोला गया था कि इनकम लोन जो होना चाहिए इनकम जनरेटिंग पर्पज़ के लिए होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, हटा देगा। इसको प्रपोज किया गया कि उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है कि टू प्रिवेंट ट्रिकलिंग डाउन ऑफ द रिस्क, जो ट्रिकल डाउन रिस्क का ट्रिकल डाउन मतलब दूसरे के ऊपर भी स्पिल ओवर यानी इकोनॉमी में उसका स्पिल ओवर हो जाएगा, दूसरे सेक्टर पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी सेक्शन 8 कंपनी थी यानी नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो थी वो क्या थी कि वो अपना डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, फंडिंग के लिए वो किस पे डिपेंडेंट थी, कहीं ना कहीं वो पब्लिक फंड पे डिपेंडेंट थी। पब्लिक फंड पे कहने का मतलब क्या चाहिए, वो बैंक से बोरो कर रही थी या तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर रही थी। अगर आप मान लो कि अगर उसका इंटर कनेक्टेडनेस के कारण से अगर मान लो अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में अगर मान लो किसी से वो इंटरकनेक्टेड है और उसको अगर लोन प्रोवाइड कर देता है, अगर कोई भी रिस्क अराइज होता है, मान लो कोई भी रिस्क क्रिएट अगर होता है नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस में, तो उसके कारण से क्या होगा कि वो रिस्क जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर पे, अब पूरा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए जो न्यू प्रपोजल है उसमें एग्जाम्पशन जो दिया गया है उसमें क्या बोला गया कि जो एसेट साइज होना चाहिए नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, उसी को एग्जाम्पशन मिलेगा जिसका कि एसेट साइज जो है लेस देन 100 करोड़ हो, और जिसका भी एसेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है आरबीआई के रेगुलेशन से। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ से अगर ज़्यादा का एसेट साइज है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, 100 से कम का है तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर कोई रिस्क क्रिएट होता भी है तो ये सारे बेनिफिट्स था, यानी आप कह सकते हो नीड है कि रिव्यू करने का जो करेंटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। अब अपन लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अभी तक जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, जो लोन का पोर्टफोलियो जो है माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो सबसे अगर जब ज़्यादा देखोगे माइक्रो फाइनेंस यानी लोन जो दिया गया है वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में लगभग 40%, यानी जितना लोन दिया गया माइक्रो फाइनेंस लोन उसका 40% जो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया में दिया गया है। साउथ में उसके बाद देखोगे सेकंड नंबर पे यानी 27% है। उसके बाद में आप देखोगे वेस्ट में दिया गया है 14%, फिर नॉर्थ में देखोगे 11% और सेंट्रल इंडिया में देखोगे तो 8% है। ये टोटल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का कितना रीच है। नेक्स्ट जो अपन ग्राफ देख रहे हैं वो है ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग, यानी टोटल कितना लोन दिया गया है। तो अगर आप देखोगे तो मार्च 2020 यानी 2020 का मार्च 2020 तक का देखोगे तो मोर देन 2 लाख है, यानी 2.5 लाख से भी ऊपर जो है यानी दिया गया है, 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा लोन दिया गया है। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मार्च 19 में लगभग 2 लाख करोड़ से भी कम था, यानी 1.5 लाख से ऊपर था। तो ये जिसमें से अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर अभी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बैंक से ज़्यादा रहा है लोन। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये देखो आप ग्रीन वाली, तो सबसे ज़्यादा बैंक ने दिया है लोन। उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर कौन है तो वो NBFC MFI है, यानी जो माइक्रो फाइनेंस लोन जो दिया है वो NBFC MFI दिया है। उसके बाद में फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया है 17% का। उसके बाद NBFC दिया है कितना 10% का, बाकी अदर्स दिया है 1% का। तो ये था ओवरऑल ग्राफ, यानी एक डेटा हो गया, आप ध्यान रख सकते हो इसे। तो आप इसका कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूड किस तरीके से बोल सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि माइक्रो फाइनेंस जो है ओवरऑल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आरबीआई का जो फॉरवर्ड लुकिंग आइडिया है यानी जो प्रपोजल है वो कहीं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपडेट करना, ये कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इसको फाउंडेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि एक तरह का ये जो माइक्रो फाइनेंस है कहीं ना कहीं एक बेटर यानी वेपन के रूप में यूज किया जा सकेगा
पॉवर्टी से फाइट करने के लिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसका कंक्लूजन। तो इस तरीके से माइक्रो फाइनेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।